Hi, future dentists. This is Dr. Rashmi Singh, and today I am going to start a very important topic in dental material series, that is denture-based resin. This is part 1 of my denture-based resin series, where we are going to cover dental polymers, chemistry of polymers, polymerization technique in detail. I'm going to cover this denture-based resin topic in 3 parts, which will be followed by some important question answers and some recent developments regarding this particular dental material, which is very important for MBA students. So without further ado, let's dive in. फिर शुरू करते हैं। डेंचर बेस्ड रेजिन के इस पार्ट में हम डेंटल पॉलीमर्स को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम उनके की टर्म्स देखेंगे, उनका एप्लीकेशन देखेंगे, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस देखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन समझेंगे और उसके 2 टाइप्स, एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन देखेंगे। फिर क्रॉस लिंकिंग के बारे में देखेंगे, इनहिबिटर्स एंड प्लास्टिसाइजर्स। तो लेट्स स्टार्ट विथ की टर्म्स। सबसे पहले पॉलीमर क्या होता है और मोनोमर क्या होता है। पॉलीमर इज नथिंग बट दीज लार्ज मॉलिक्यूल्स जिसमें बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स अटैच्ड होते हैं। पॉलीमर जो है एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है मच और मेनी, एंड मोनोमर यही इंडिविजुअल स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे मिलके पॉलीमर बना होता है, लाइक हियर। देन ये जो प्रोसेस होता है मोनोमर से पॉलीमर में कन्वर्जन का, उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। कुछ पॉलीमराइजेशन के टाइप में कुछ बाई प्रोडक्ट भी निकलते हैं पॉलीमर्स के साथ एंड कुछ के साथ नहीं निकलते, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। सो एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीमर, लेट मी टेल यू, पॉलीमर हर एक चीज़ जो भी डेंटल मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं डेंटिस्ट्री में उसमें पाया जाता है, लाइक इम्प्रेशन मटीरियल्स, डेंटल सीमेंट्स, रिस्टोरेटिव और कॉम्पोजिट रेजिन्स, कैविटी वार्निशेस, डेंचर बेस्ड रेजिन्स जो कि हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एंड अदर एग्जाम्पल्स लाइक ऑल द लाइनिंग मटीरियल, मैक्सिलोफेशियल मटीरियल, स्पेशल ट्रेड, डेंचर रिपेयर रेजिन्स, ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस, डाई मटीरियल, पैटर्न मटीरियल एंड इम्प्लांट मटीरियल्स। And other than that, some miscellaneous materials like toothbrushes में भी होता है, gloves में, syringes जो disposable होते हैं उसमें, suction tip में और rubber dams में। Now comes to the classification of polymer. अब उसके origin के base पे 2 part में divide कर सकते हैं, some are natural, some are synthetic. Natural as the word itself saying that वो नेचुरली पाया जाता है नेचर में तो उसको नेचुरल कहते हैं, और अगर उसको हम लैब में सिंथेटिकली बना रहे हैं तो उसको सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं। एग्जांपल्स आर रिटन हियर। देन कम्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में मतलब कि इन पॉलीमर का जो बैकबोन चेन होता है वो कार्बन एटम का बना होता है और इनऑर्गेनिक में कार्बन एटम का बना नहीं होता है। एग्जाम्पल जो हम अभी पढ़ने वाले, पॉलीमेथाइल मेथाक्रिलेट इज एन organic polymer. Then comes thermoplastic polymers and thermoset polymers. अब thermoplastic का मतलब जैसे ही हम उसमें हीट प्रोवाइड करते हैं that is going to be soft, and जैसे ही वो ठंडा होगा, हीट कम मतलब उसका टेम्परेचर कम होगा, वैसे ही वो सेट हो जाता है। एंड थर्मोसेट का मतलब एक क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर अगर हमने उसको हीट किया तो वो परमानेंटली हार्ड हो जाता है, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल stage. Then comes addition polymerization and condensation polymerization. ये दोनों हम बहुत डिटेल्स में इसी के अंदर देखेंगे। Let's start with the degree of polymerization. अब degree of polymerization is defined as the total average number of monomers unit in a polymer chain. अब जो polymer chain बना different monomers के attach होने से, उसी को कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, मतलब कि कितना मोनोमर पॉलीमर में चेंज हुआ। उसको इस चीज़ से भी डिनोट किया जाता है इक्वेशन से, मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ मोनोमर, या फिर मॉलिकुलर वेट ऑफ मोनोमर इनटू नंबर ऑफ मोनोमर अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ मोनोमर। पॉलीमराइजेशन इज नथिंग, उसमें लो मॉलिकुलर वेट मोनोमर्स से हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीमर्स में कन्वर्जन होता है विद और विदाउट बाई प्रोडक्ट। एंड 2 तरह का होगा, एक कंडेंसेशन जिसको स्टेप ग्रोथ भी कहते हैं,
एंड दूसरा एडिशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। We'll start with the condensation polymerization. इसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। तो अब पॉलीमराइजेशन का मतलब हमने समझ लिया। मतलब क्या होता है कि मोनोमर से पॉलीमर में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, बेसिक पॉलीमराइजेशन का मतलब। अब इस तरह के पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि जब मोनोमर से, जो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मोनोमर से जब हम पॉलीमर में कन्वर्ट हो रहा है तो कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे H2O है, वैसे ही सम अमाउंट ऑफ बाई प्रोडक्ट्स लाइक वाटर, like halogen acids, like alcohol and ammonias are formed. अब यही प्रोसेस रिपीट होते रहता है और एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। जो रिएक्शन होता है वो स्लो होता है और स्टेप वाइज होता है, और जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है, मतलब मोनोमर से पॉलीमर में जो कन्वर्जन होता है वो भी कम होता है। एज स्ट्रक्चरल चेंजेस टेक्स प्लेस, जो पॉलीमर है वो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी का होगा और लो मॉलिक्यूलर वेट, मतलब कि जो मोनोमर से पॉलीमर में कन्वर्जन हो रहा है उसमें जो पॉलीमर की क्वालिटी है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है और मॉलिक्यूलर वेट है, वो और भी कम होते जा रहा है। एग्जाम्पल कंडेंसेशन पॉलीसिलिकॉन्स, पॉलीसल्फाइड इलास्टोमर्स एंड बैकेलाइट। ये जो मटेरियल्स हैं वो अब एज वी नो कि अब ज़्यादा डेंटिस्ट्री में यूज़ नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन इज एडिशन पॉलीमराइजेशन, जिसको आयनिक पॉलीमराइजेशन, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन एंड फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो मोनोमर्स होते हैं, अब पॉलीमर में कन्वर्जन होगा ही बिकॉज पॉलीमराइजेशन का मतलब, बट यहाँ जो एडिशन हो रहा है एक मोनोमर का दूसरे से, वो हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर के थ्रू हो रहा है, ठीक है। So this reaction is very rapid, unlike the condensation one, और almost instantaneous ही हो जाता है ये polymerization। यहाँ पे जो molecular weight है पॉलीमर का वो मोनोमर के बराबर होता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, बस जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे कोई बाई प्रोडक्ट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जैसा नहीं निकलता है लास्ट में। और अदर देन दोज, जो हमने अभी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल देखा, बाकी सारे डेंटल मटेरियल्स जो भी पॉलीमर्स से बने होते हैं वो एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू ही बने होते हैं। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जिनसे कि ये पॉलीमराइजेशन कंप्लीट होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन विच कम्स इन एग्जाम. So we'll see the stages now. First is induction. This includes activation and initiation. We'll see each of them in detail in later slides. Second is propagation and chain growth. Third is chain transfer. And fourth is termination. ठीक है, so induction के word से ही समझ में आ रहा है कि कुछ शुरू हो रहा है। Propagation मतलब वो आगे उसका ग्रोथ हो रहा है और वो आगे बढ़ रहा है। चेन ट्रांसफर मतलब कि एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन में कुछ हो रहा है, और लास्ट में टर्मिनेशन। सो विल स्टार्ट विद द इंडक्शन। इंडक्शन के अंदर हमने देखा कि इनिशिएशन और एक्टिवेशन दो पार्ट्स होंगे। सो इनिशिएशन में क्या होता है, ये जो यहाँ पे एक कुछ इनिशिएटर्स उसके कॉम्पोजिशन में होते हैं, ठीक है, जो भी पार्टिकल पर्टिकुलरली हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये इनिशिएटर्स क्या करते हैं, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं जो कि वीक बॉन्ड से बने होते हैं, और ये वीक बॉन्ड जो होता है एनर्जी सप्लाई करने से आगे फ्री रेडिकल्स बनाता है, ठीक है। सो इनिशिएशन का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि ये जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं हम इन इनिशिएटर्स को तोड़ने के लिए और फ्री रेडिकल बनाने के लिए, सिर्फ ये एनर्जी प्रोवाइड करने को इनिशिएशन कहते हैं, ठीक है। और ये जो टाइम जो इनिशिएटर मॉलिक्यूल को एनर्जाइज और एक्टिवेट करने के लिए, ताकि वो एक ट्रांसफर ऑफ दिस एनर्जी शुरू करे, इनिशिएटर अब जाके मोनोमर को देगा सो दैट मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट हो सके। तो ये जो टाइम गैप है कि एनर्जाइज हुआ हमारा इनिशिएटर और उसने ये एनर्जी ट्रांसफर की मोनोमर को, इस टाइम को कहते हैं इंडक्शन और इनिशिएशन पीरियड। आई होप इट्स क्लियर। सो
यहाँ पे इनिशिएशन में सिर्फ इतना हुआ कि इनिशिएटर को हमने एनर्जी प्रोवाइड की। अब एक्टिवेशन में क्या होता है, यही चीज जो इनिशिएटर को अब एनर्जी प्रोवाइड की और ये जो फ्री रेडिकल बनने का प्रोसेस है उसको कहते हैं एक्टिवेशन। सो डीकम्पोजिशन ऑफ इनिशिएटर इनटू फ्री रेडिकल, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन। अब ये किसी भी चीज से हो सकता है, ये एक्टिवेशन केमिकल कंपाउंड से हो सकता है, ये एक्टिवेशन हीट से हो सकता है, या फिर लाइट से हो सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इनिशिएटर एंड एक्टिवेटर्स जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेंचर बेस्ड रेजन्स में यूज होते हैं। लाइक हीट क्योर में, सेल्फ क्योर में, यूवी एक्टिवेटेड कॉम्पोजिट, ये सब में मोस्टली एज अ इनिशिएटर हम बेंजोइल पेरोक्साइड यूज करते हैं। एंड विजिबल लाइट क्योर कंपोजिट में हम कैम्फर क्विनोन यूज करते हैं। एंड एक्टिवेटर हीट क्योर में हीट होगा, सेल्फ क्योर में NN डाइमिथाइल पैराटोल्यूडिन होगा, यूवी एक्टिवेशन में यूवी लाइट होगा, एंड विजिबल लाइट क्योर में विजिबल लाइट होगा। नेक्स्ट स्टेप इज प्रोपगेशन एंड चेन ट्रांसफर। सो प्रोपगेशन एज दिस itself, this word means propagate, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर। सो द रिजल्टिंग, अब क्या हुआ कि हमारा इनिशिएटर जाके, अब इनिशिएटर ने जाके क्या किया, एक मोनोमर को अपनी एनर्जी प्रोवाइड की। अब इसने क्या बनाया, उसके साथ एक बॉन्ड बनाया, ठीक है। अब ये इटसेल्फ एक न्यू रेडिकल, न्यू फ्री रेडिकल सेंटर की तरह काम करेगा और ये उसके साथ जो बना वो जाके अब अनदर मोनोमर को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और यही प्रोसेस अगेन एंड अगेन होते जाएगी, तो इसको कहेंगे हम प्रोपगेशन। सो यहाँ पे क्या हुआ, फ्री रेडिकल मोनोमर एक जो बना वो अपने ही न्यू फ्री रेडिकल सेंटर की तरह काम करेगा और डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर्स को अट्रैक्ट करेगा। अब यही प्रोसेस जो है कंटिन्यूअस होता है एंड विच इज successively adding the growing chain one after another, that is called as propagation. Next is chain growth. इसमें क्या होता है, in this process active जो free radical होता है in growing chain का, that gets transferred from one molecule to another molecule. So ये जो free radical है वो एक chain से दूसरे growth में transfer हो जाता है। ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा, ये ग्रोथ, जब तक उसे रोका नहीं जाए। अब ये रुक किन किन चीज़ों से सकता है, फर्स्ट इज फ्री रेडिकल जो है वो अगर इम्प्योरिटी से कवर हो जाए तो वो किल हो जाएगा, वो आगे प्रोपोगेट ही नहीं होने देगा। सेकंड, कुछ टर्मिनेशन प्रोसेस जो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड, या तो कोई मोनोमर ही नहीं बचा। अब क्या यहाँ पे देखा था हमने कि जो फ्री रेडिकल सेंटर बन रहा है वो अगेन एंड अगेन मोनोमर से अटैच हो रहा है। अब जब मोनोमर ही नहीं बचेगा तो वो रिएक्शन खत्म हो जाएगी। सो दीज आर द थ्री मेथड्स जिससे कि ये चेन ग्रोथ स्टॉप हो सकता है। अब ये जो प्रोपोगेशन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इससे हीट लिबरेट होता है विच इज 12,900 कैलोरी पर मॉलिक्यूल। थर्ड इज चेन ट्रांसफर। चेन ट्रांसफर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ टर्मिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब जो टर्मिनेशन रिएक्शन वो दो तरह से हो सकता है, या तो कि चेन ट्रांसफर हो जाए या फिर टर्मिनेशन हो जाए, जो हम अभी आगे देखेंगे। अब चेन ट्रांसफर में क्या है, देयर इज इसमें जो ग्रोथ हो रहा है पॉलीमर चेन का वो स्टॉप होता है एक डेड पॉलीमर बना के, और डेड पॉलीमर के साथ ही साथ एक न्यू फ्री रेडिकल भी बन जाता है जो कि वो अपना एक अलग रिएक्शन स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। सो इसको कहते हैं चेन ट्रांसफर। मतलब कि एक तो वो चेन रुकी गई लेकिन वो फ्री रेडिकल बना के रुकी है कि वो फ्री रेडिकल अब अपना एक चेन बनाने के लिए रेडी है, ठीक है। इसी को चेन ब्रांचिंग भी कहते हैं। दैट मे बी द रिजल्ट ऑफ ग्रोइंग चेन undergoing chain transfer. And then comes the termination. अब टर्मिनेशन किस चीज से हो सकता है, डायरेक्ट कपलिंग हो जाए दो फ्री रेडिकल की, वो दो फ्री रेडिकल मिलने की वजह से एक डेड और इनएक्टिव रिएक्शन हो जाता है तो उससे टर्मिनेशन हो जाएगा, मतलब कि वो रिएक्शन खत्म हो जाएगी। और by the exchange of hydrogen atom from one growing chain to another, इससे भी हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, these reaction produce a dead inactive polymer जो कि अब आगे एडअप नहीं कर सकता है और वो उस रिएक्शन को वहीं पे खत्म कर देता है। सो दिस कंक्लूड्स आर ऑल द 4 steps that stages that happens in addition polymerization, which is very important.
देन कम्स पॉलीमराइजेशन. अब कोपॉलीमराइजेशन. कोपॉलीमराइजेशन का मतलब हुआ कि एक या एक से ज्यादा तरह के मोनोमर्स का अटैच होना और पॉलीमर बनाना. अब कोपॉलीमराइजेशन अगर इसको तोड़ के पढ़ें तो पॉलीमराइजेशन का मतलब तो हमने समझ लिया. पॉलीमराइजेशन का मतलब है मोनोमर से पॉलीमर में कन्वर्ट होना. को का मतलब है सेम टाइप के या वन से ज्यादा टाइप के मोनोमर्स का रिपीट होके जुड़ना और पॉलीमर बनाना. ठीक है. इससे होता क्या है, प्रॉपर्टी इंप्रूव होती है एंड एडवांटेजेस टू. इसीलिए ये प्रॉपर्टी तब इंप्रूव होगी जब एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर्स अटैच होंगे. अब एक ही टाइप के मोनोमर है तो वही प्रॉपर्टी होगी. अगर एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर है तो उतनी ही प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाती है. तो इसको कहते हैं हम कोपॉलीमराइजेशन. अब उसमें जैसे हम इनमें देख रहे हैं कि सेम टाइप के मोनोमर्स एक और फिर दूसरे टाइप के भी हो सकते हैं, किसी भी सीक्वेंस में अरेंज हो सकते हैं कोपॉलीमराइजेशन में. अब 3 तरह का होता है. एक होता है रैंडम टाइप, एक होता है ग्राफ टाइप और एक होता है ब्लॉक टाइप. रैंडम टाइप में क्या होता है कि जो डिफरेंट मोनोमर्स है वो कहीं पे भी कुछ भी, जैसे मान लो कि ए और बी 2 तरह के मोनोमर्स हैं, ये दोनों ही कोपॉलीमराइजेशन में पार्ट ले रहे हैं और पॉलीमर बना रहे हैं, तो वो उसका कोई सीक्वेंस नहीं होगा. कहीं भी ए आ सकते हैं, कहीं भी बी आ सकते हैं. दैट इज रैंडम. देन कम्स ग्राफ टाइप. ग्राफ में क्या होता है, एक चेन जो होता है, मान लो ए और बी जो हमने लिया, वो एक बनाएगा उसका बैकबोन और दूसरी होगी उसकी ब्रांचें. सो सीक्वेंस ऑफ वन मोनोमर आर ग्राफ्टेड ऑनटू द बैकबोन ऑफ द अदर मोनोमर स्पीशीज. तो ए का अगर हमने बैकबोन बनाया तो बी की उससे अटैचमेंट होगी और उससे ब्रांचिंग होगी. दिस इज द ग्राफ टाइप. ब्लॉक टाइप में क्या होता है कि आइडेंटिकल मोनोमर यूनिट का जो होता है ब्लॉक्स में रहते हैं. जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, एक और ये नीचे दूसरा, एक मेन पॉलीमर चेन होता है और उससे अटैच होते हैं कुछ ब्लॉक्स. ब्लॉक्स का मतलब एक रिलेटिवली लॉन्गर सीक्वेंस ऑफ मोनोमर जिसको ब्लॉक्स कहते हैं. सो दैट इज ब्लॉक टाइप. अब क्यों कर रहे हैं हम कोपॉलीमराइजेशन? सही तो चल रहा था, हमने देख लिया था एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. अब कोपॉलीमराइजेशन कर रहे हैं ताकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी इनहांस हो सके, लाइक इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, हार्डनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, वेटेबिलिटी एंड सॉफ्टनिंग टेम्परेचर. एंड मेनली यूजफुल रेजिन्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल द मेन जो यूजफुल रेजिन्स होते हैं वो कोपॉलीमराइजेशन से ही बने होते हैं. So this concludes copolymerization. Next we'll see cross linking. जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है, क्रॉस लिंकिंग इज जस्ट दिस केमिकल बॉन्ड और ब्रिजेस बिटवीन 2 लीनियर पॉलीमर्स. ठीक है, ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है. अब एप्लीकेशन क्या है, जो भी मोर रिसेंट रेजन्स हम यूज करते हैं वो सब क्रॉस लिंक वैरायटी की होती है. इससे क्या होता है, इट इम्प्रूव्स द स्ट्रेंथ, इट इम्प्रूव्स द सॉल्युबिलिटी एंड इट डिक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन. ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम करेगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है. इसीलिए क्रॉस लिंकिंग आजकल जितने भी रेजन्स आ रहे हैं उसमें होते हैं. हाईली क्रॉस लिंक पॉलीमर जो होते हैं, अब क्या होते हैं, वो हार्डर होते हैं, ब्रिटल होते हैं और रेजिस्ट करते हैं डिसोल्यूशन बाय सॉल्वेंट. एग्जाम्पल, जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमेथाइल मेथैक्रिलेट डेंचर्स बनता है, या फिर जो हम एक्रिलिक टीथ यूज करते हैं डेंचर्स में, एंड सिलिकॉन इलास्टोमर्स. नेक्स्ट कम्स इनहिबिटर. इनहिबिटर क्या होता है, ये कुछ अमाउंट में यूज किया जाता है ताकि प्री मैच्योर पॉलीमराइजेशन जो हो सकता है अगर डब्बे में रखा हुआ है. ठीक है, अब अगर उसमें हम इनहिबिटर नहीं ऐड करेंगे तो हो सकता है अगर उसको हीट मिले या किसी भी तरह का एक्टिवेटर मिले तो हो सकता है कि उसमें पॉलीमराइजेशन शुरू हो जाए. तो इसको थोड़े अमाउंट में ऐड किया जाता है ताकि प्री मैच्योर पॉलीमराइजेशन को रोका जा सके. इससे क्या होता है, स्टोरेज के टाइम पे शेल्फ लाइफ बढ़ाने में इसकी हेल्प लगती है. ठीक है, अब इनहिबिटर काम कैसे करता है, इट एक्ट्स एज एन इम्प्योरिटी. और क्या करता है, जो फ्री रेडिकल होता है ना उसके साथ जाके रिएक्ट कर लेता है. तो अब वो फ्री रेडिकल खाली ही नहीं है आगे पॉलीमराइजेशन को प्रोसीड करने देने के लिए. सो इस तरह से वो पॉलीमराइजेशन को रिटार्ड करता है और वो फ्री रेडिकल को ऑक्यूपाई कर लेता है. दिस इफेक्ट्स द इनिशिएशन पीरियड, जो कि
हमने अभी पढ़ा था इनिशिएशन पीरियड, मतलब कि वो जो इनिशिएटर को एनर्जाइज कर रहे हैं वो चीज़ जो होता है उसको रोक देता है, और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को भी अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिथाइल ईथर ऑफ हाइड्रोक्विनोन ऐड किया जाता है पॉलीमर में एज एन इनहिबिटर। अब this is also a very important question from this part of the denture based reason, जो कि वाइवा में बहुत ही यूजुअली पूछा जाता है कि जो मोनोमर होता है उसको स्टोर कैसे करते हैं। अब मोनोमर को टाइटली, या फिर पूछा जाता है कि उसको टाइटली स्टोर क्यों किया जाता है सील्ड बॉटल में, और एम्बर कलर्ड बॉटल ही क्यों होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट क्लियर बॉटल क्यों नहीं हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि वो जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और यूजिनॉल जो होता है वो एक तरह से क्या करता है, जाके रिएक्ट कर लेता है फ्री रेडिकल से, और एक तरह का इनहिबिटर की तरह काम करने लगता है। और ये जो ऑक्सीजन के इन्फ्लुएंस से जो पॉलीमराइजेशन है वो कंट्रोल करने लगता है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, टेम्परेचर एंड लाइट है। इसी वजह से, ताकि ऑक्सीजन यानी कि वो खुले हवा में ना हो, टेम्परेचर यानी कि वो कहाँ पे रखा जा रहा है, और लाइट मतलब कि इसीलिए वो एम्बर कलर्ड बॉटल में आता है ना। दिस इज वेरी यूजुअली आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट, दैट क्यों एम्बर कलर्ड बॉटल में रखना चाहिए, हम क्यों खुले में मोनोमर्स को नहीं छोड़ सकते, दिस इज द रीजन। Then comes plasticizer. These are low molecular weight substance that is water insoluble and added to polymer. क्यों? ताकि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड इलास्टिक मोटिलनेस दोनों को कम किया जा सके। ठीक है, अब दो तरह के होते हैं, एक है एक्सटर्नल, एक है इंटरनल। एक्सटर्नल जो होते हैं वो पॉलीमराइजेशन में पार्ट नहीं लेते हैं, वो बाहर से ही एक्ट करते हैं, और इंटरनल में दैट इज अ पार्ट ऑफ द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल इज ब्यूटाइल मिथैक्रिलेट। अब जो प्लास्टिसाइजर है वो पॉलीमर में जो मिलाया जाता है उससे कुछ प्रॉपर्टीज अचीव होती है, लाइक उसका रेजिन सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है, जो फ्लो होता है वो बेटर होता है, जो ब्रिटलनेस है वो कम होती है, एंड ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को कम कर देता है, जो इलास्टिक मॉडुलस है उसको भी कम कर देता है, मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ द मटेरियल टू मेक इट मोर फ्लेक्सिबल। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर अचीव्ड बाय एडिंग द material which is called plasticizer in the polymer. Now action of plasticizer. Plasticizer अब काम कैसे करता है, अब हमने देख लिया क्या क्या कर सकता है। तो प्लास्टिसाइजर की वजह से फ्लो बढ़ता है, ल्यूब्रिकेशन बढ़ती है। तो अब फ्लो कैसे बढ़ा रहे हैं, जो भी मोनोमर्स होते हैं वो एक दूसरे से कुछ सेकेंडरी बॉन्ड और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के थ्रू अटैच्ड होते हैं। इन्हीं फोर्सेस के कारण ये जो मॉलिक्यूल होते हैं इनमें वो एक दूसरे पे स्लिप नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से वो फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करता है और उसकी विस्कोसिटी बढ़ा देता है। अब प्लास्टिसाइजर नाउ कम्स इन द रोल। प्लास्टिसाइजर क्या करता है, इन्हीं बॉन्ड्स के बीच में चला जाता है और उसका पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन कर देता है। अब वो जब उसके बीच में चला गया तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स था वो धीरे धीरे कम हो गया। अब मॉलिक्यूल फर्दर अपार्ट होने के कारण फोर्स कम हो गया, तो फिर जो उसको करना था उसने कर दिया, फ्लो बढ़ा दिया उसने, है ना। तो दिस इज द एक्शन ऑफ प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर्स पेनिट्रेट बिटवीन द रैंडमली ओरिएंटेड चेन्स ऑफ पॉलीमर, thus the molecules are further apart and forces between them are less. They lubricate the movements of polymer chain. So with this slide we are at the end of part 1 of denture based resin. Hope to see you in part 2 of denture based resin, which will include all the heat cure resin, self cure resin, light cure resin, and all the classification, introduction, history, everything. So hope to see you in part 2. So till then, happy studying.